तो क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि अपन लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज चालू की है, उसमें अपन ने पहला चैप्टर शुरू किया लाइट, उसका पार्ट 1 हो गया था। अब पार्ट 2 में शुरू करने जा रहा हूं। तो किसी को भी लाइट के बेसिक्स, जैसे अपन ने कल के पार्ट में, लास्ट वीडियो के पार्ट में अपन लोगों ने किया था लाइट का इंट्रोडक्शन, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स और रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। ठीक है, तो अपन उसके आगे शुरू कर रहे हैं। तो किसी को भी वीडियो जानना है, वैसे तो नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना है तो वो वीडियो जाके जरूर देखो और यूट्यूब पे टाइप करो पार्ट 1 10th क्लास फिजिक्स लाइट। ठीक है, आप टाइप करेंगे पारंगत एजुकेशन के नाम पे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्लास में अपन लोग स्फेरिकल मिरर्स तक पहुंच जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हर साल सीबीएसई में 10th क्लास में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आज कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर अपन सॉल्व करेंगे क्लास में ही और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 8th क्लास का टॉपिक है लेकिन 10th में भी कुछ बुक्स में इसका जिक्र किया गया है तो अपन ले लेते हैं। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बेटा ये जो इंक्लाइन लाइन दिखाई जाती है ना, ये पॉलिशिंग दिखाती है। तो एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लेन ग्लास लिया, सपोज मैंने ये प्लेन ग्लास ले लिया ऐसे। अब ये प्लेन ग्लास है, अगर मैंने इसके नीचे या पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी, सिल्वर पॉलिश कर दी और मैं ऊपर देखूंगा तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। पॉलिश किया यहां, ये है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे पॉलिश ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये जो इंक्लाइन लाइन दिखाती है ना, क्या दिखाती है, ये पॉलिशिंग दिखाती है। ठीक है, अब सुनिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्मूथ होता है ना, इवन सरफेस होता है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ये है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन में। और इरेगुलर में क्या होता है बेटा, इरेगुलर में सरफेस रहता है वो थोड़ा सा अनइवन सा रहता है, ये देख सकते हो इस टाइप से कुछ ऐसा सरफेस रहता है। सही है क्या, या नीचे शायद पॉलिशिंग हो रखी है, शायद नहीं हो रखी है, नीचे पॉलिशिंग हो रखी है। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं दोनों ही सरफेस पे क्या करने वाला हूं, बीम ऑफ लाइट गिराने वाला हूं। दोनों ही सरफेस पे बीम ऑफ लाइट गिराने वाला हूं, पैरेलल बीम। तो देखिए ये एक लाइट आई, पैरेलल बीम आ रही है लाइट की, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, इस टाइप से। ठीक है, तीन तीन रेज ले लेते हैं, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, ओ ओके, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे जाएगी और ये वाली ऐसे, अरे यार एक सेकेंड, ये वाली ऐसे जाएगी। तो क्या हुआ यहां पर आप देख सकते हो, ये आई इंसिडेंट लाइट और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट। आप देख सकते हो क्लियरली कि बिफोर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट बीम इज पैरेलल, पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल है। इज दैट क्लियर, पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल है। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब मैं अगर इरेगुलर की बात करूं तो यहां पर देखो, इट इज अनइवन पॉलिश सरफेस, अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस पे क्या होगा सर, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, 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 ये आ गई, आएगी तो पैरेलल बीम ही लाइट की आएगी, तो पैरेलल बीम ही। ठीक है, लेकिन टकराने के बाद ये गई कुछ ऐसी, ये गई कुछ ऐसी, और से ये गई कुछ, एक सेकेंड, ये गई कुछ, एक मिनट, हाँ ये वाली गई कुछ ऐसी।
अब क्या हुआ सर, अब की बार क्या हुआ, देखो ये इंसिडेंट लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या ऐसा लग रहा है कि टकराने के बाद जो बीम ऑफ लाइट है, जो पहले पैरेलल हुआ करती थी, पैरेलल बीम, वो पैरेलल नहीं रही, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या जानने की जरूरत है बेटा, इसमें एक चीज जानने की जरूरत है कि बच्चों को क्या लगता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं होते, पर ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। तो यहां पर मैं नोट करके लिख रहा हूं या हैशटैग एपीपी करके लिख रहा हूं। अब क्या होता है सर हैशटैग एपीपी, बेटा बहुत सारे हैशटैग एपीपी आपको मिलने वाले हैं। हैशटैग एपीपी होती है वो बातें जो फिजिक्स आपको समझने में आसान बनाएंगी, वो बातें आपकी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, आज बाबू ने खाना खाया क्या, इस टाइप की बातें जो आप लिखते हो, है ना, इंग्लिश में लिखते बोलते हैं इसको, तो मैं हैशटैग एपीपी भी उसी लैंग्वेज में आपको लिख के बताऊंगा ताकि फिजिक्स आपको इजी लगे, है ना। लिखते हैं ना सर मेरे बाबू ने कल खाना नहीं खाया था, ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। तो अपन क्या लिखने आ रहे, सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड in diffused reflection also, diffused reflection also, diffuse reflection में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे, ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे, बराबर है क्या, ठीक है। अच्छा ये होता क्यों है, होता है इसलिए क्यों बेटा, देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो एक पॉइंट पे हो रहा है, ये जो रेज है ना ये रेज के पॉइंट पे हो रहा है, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल बना लो, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लो, तो उसका नॉर्मल भी टिल्ट होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं इसको। मान लो कुछ ऐसा है आपका सरफेस, ठीक है, इरेगुलर सरफेस कुछ ऐसा है, ये एक बीम ऑफ लाइट आई है ऐसी, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जाएगी, तो यहां पर भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है। बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात। तो बच्चों आपको यहां पर सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, वैलिड रहते हैं। फिर से सुन लो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, बराबर है क्या, क्या किसी को कोई डाउट है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री। मतलब क्या, अगर बेटा ग्लास की ज्योमेट्री बदल जाए तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, तो क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, अगेन आंसर इज यस, आंसर इज यस। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका मिरर कुछ ऐसा है, या आपका मिरर कुछ ऐसा है, या आपका मिरर ऐसा है, इन तीनों ही केसेस में रिफ्लेक्शन होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, वैलिड होंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्लेन वाला तो सबको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या किसी को प्रॉब्लम है, तो भाइयों बहनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट ज्योमेट्री आर ऑल्सो वैलिड। अलग अलग शेप ऑफ मिरर के लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। छोटा सा पॉइंट था, मैंने कवर कर दिया। क्या किसी को डाउट है, तो यहां पर आंसर लिख रहा हूं यस, वैलिड। क्या कोई दिक्कत है किसी को, क्या कोई यहां तक दिक्कत है किसी को, चलें आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, नहीं 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 इसको बाद में लेना है अपन को, इसको बाद में लेना है, इसको बाद में लेना है, इसको अगले पेज पे लेंगे। पहले अभी क्या करने जा रहे हैं अपन, अभी बेटा करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑलरेडी 8th क्लास में आपका हुआ होगा, लेकिन फिर से पढ़ना जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स वाले इसका सवाल पूछ लेते हैं, इसमें सवाल आ जाता है। क्या है टॉपिक, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। डायग्राम तो बेटा वही है, सबको मालूम है प्लेन मिरर क्या होता है। भैया प्लेन मिरर वही होता है
जिसमें सुबह शाम देखते देखते आप बाल बनाते रहते हो या आप मेकअप करते रहते हो, वही है प्लेन मिरर जो आपके घरों में लगा रहता है ड्रेसिंग टेबल पे, कोई प्लेन मिरर है। बराबर। अच्छा, तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन के बारे में क्या स्पेशल बात है, वो बातें अपन करते हैं। तो सबसे पहले सीधी सीधी बात है भैया कि प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस जैसा है। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, व्हाट इज प्लेन मिरर? हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश यानी बहुत बहुत ही अच्छा मिरर होता है। आपके घरों में ड्रेसिंग टेबल पर जो मिरर रहता है, आपने देखो काफी क्लियर, आपको जैसे आप दिखते हो ऐसा वो एज इट इज दिखाता है आपको, तो बहुत अच्छा मिरर होता है। हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया था इसके बारे में, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। अभी सर फोकल लेंथ क्या होती है, एक समय आएगा अपन फोकल लेंथ के बारे में बात करेंगे, पर मैं अभी बता के रख दे रहा हूं आपको। फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट होती है। किसकी? प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्शन तो अपन प्लेन मिरर का देख चुके हैं, जो नॉर्मल वाला रिफ्लेक्शन का केस था वही डायग्राम बनाना है अपन को वापस। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे गई। बराबर है, बराबर है क्या? तो ऐसी रिफ्लेक्शन होता है। तो देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात है तो आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ ली, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन तो इसी टाइप से होगा। अब एक बार करके देखते हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसी बना रहा है। इमेज क्या होती है, अगला टॉपिक वही है, अगला टॉपिक वही है। इमेज क्या है अपन डिस्कस करेंगे, कई बच्चों को पता होगा इमेज क्या होती है, लेकिन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे लिए आपको लाइट का कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बोल रहा हूँ। इवन 11th क्लास के बच्चे भी अगर लाइट पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लें। जब 12th क्लास में आप लोग लाइट पढ़ोगे तो ये वीडियो देख लोगे तो आपको सारे बेसिक्स पता चल जाएंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं प्लेन मिरर के लिए। फिर मैं डायग्राम बनाया कुछ ऐसे, देखिए ये हो गया मेरा, मान लीजिए प्लेन मिरर, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से ये मेरा प्लेन मिरर हो गया। ओके, इस पर पॉलिशिंग कर देते हैं। पॉलिशिंग कर दी मैंने, कर दी पॉलिशिंग। चलिए अब देखिए मैं यहां पर इसके एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया। सपोज मैंने इस टाइप से ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या, गौर से देखिए। यहां से एक रे सीधी जाएगी, पैरेलल रे, जो कि आप देख सकते हो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, तो ये ऐसे जाएगी, टकरा के वापस आएगी। बराबर है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां से एक रे निकली, गई, इस मिरर से टकराई, नॉर्मल इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। बराबर है क्या? अच्छा, दूसरी रे मान लो मिरर के इस पार्ट पे जा रही है, ये ऐसे गई सपोज। अब बताइए इसके साथ क्या होगा भाई, ये ऐसे गई है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ये इधर चली जाएगी। देखो भाई, एक तरह से ये इंसिडेंट रे आई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब आप एक बात बताइए मुझे, पहली रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, पहली रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है वो ऐसी वापस जा रही है ऐसी, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, क्या ये दोनों कभी मिलने वाले हैं? क्या ये दोनों कभी मिलने वाले हैं? नहीं। और मुझे तो इमेज बनानी है। आपको मालूम है इमेज बनाने की टेक्निक क्या होती है बेटा? इमेज बनाने की टेक्निक है, रिफ्लेक्टेड रेज मिलनी चाहिए। सुन लो ध्यान से, कान खोल के सुन लो, रिफ्लेक्टेड रेज मिलनी चाहिए। क्या यहां ये मिलने वाली है? नहीं मिलने को, ये इधर जा रही है, ये सीधे जा रही है, ये तो और दूर होते जा रहे हैं। तो जब कोई सामने में नहीं मिलना चाहता, मतलब उनका कुछ पास्ट रहा होगा, समझे? जो फ्यूचर में नहीं मिलना चाह रहे, यानी उनका कुछ इतिहास है, कुछ उनकी पुरानी गहरी दोस्ती या दुश्मनी रही होगी। तो बेटा इनको मिलाने के लिए क्या करने का, इनको मिलाने के लिए
ये देखो मैंने वर्चुअल रे बनाई एक, वर्चुअल, और इसको भी पीछे खींच लो, ये यहां मिलेगी। ये दोनों कहां मिले? यहां मिले। मेरी बात सुनो, रुको, ऐसे मिलाते हैं इनको। ये देखो, ये अबे यार, हाँ, ये बात समझ में आ रही है क्या? कहां मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? पीछे मिल रहे हैं सर। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, ये इस पॉइंट पर मिली है, वहीं पर क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। वहीं पर क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। जहां भी दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी, सर आप तो बोल रहे थे कि रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिलने ही नहीं वाली। हाँ, तो फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाली ना, पास्ट में मैंने मिला दिया। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जब भी वर्चुअली आप रिफ्लेक्टेड रेस को मिला रहे हो उनके पास्ट में जाके, मिरर के पीछे जाके, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब कुछ नहीं करें। अब इसको गौर से देखें। जैसे मान लीजिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, से इसकी हाइट थी h, और ये इमेज बनी है, इसकी हाइट है h डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मान लीजिए u पे, u मतलब इस मिरर से u डिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये है आपका v, यानी इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या कोई दिक्कत है? इसको ले लो नाम o ले लो या p ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा सर? अब मैं आपको इस रे को देख के कुछ बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये रे किसकी है? प्लेन मिरर की रे बनी है। ये किसकी रे बनी है बेटा? प्लेन मिरर की। तो बेटा गौर से देखिए, पहली बात इसके बारे में, पहली बात, क्या ये रे जो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है? तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखना। हमेशा हमेशा हमेशा। जो बातें लिख रहा हूं ना मैं, वो सब हमेशा हमेशा वाली है। जो बातें मैं लिख रहा हूं वो सब हमेशा हमेशा वाली है। तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हैं? अरे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, भाई आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, तो आप जो दिख रहे हो मिरर के अंदर दिख रहे हो, तो क्या आप वो असली वाले हो? नहीं, असली वाले तो आप सामने हो ना मिरर के। अंदर में क्या है? इमेजिनरी, आपकी इमेज। तो इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज बोला गया है। दूसरी बात, क्या आप जितने बड़े सामने मिरर के खड़े हो, उतने ही बड़े मिरर के अंदर दिखते हो या बड़े छोटे दिखते हो? अगर आपके घर में प्लेन मिरर लगा है ड्रेसिंग टेबल पे, तो आप उतने ही बड़े दिखोगे। तो इसका मतलब इमेज सेम साइज की होती है। इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं सर? इसको बोल सकते हैं h इक्वल्स टू एच डैश। इसको क्या बोल सकते हैं? h इक्वल्स टू एच डैश। क्या कोई दिक्कत है? दूसरी बात यही पता चल गई क्या? पहली बात क्या पता चली? वर्चुअल इमेज है क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, अपन ने उनको पास्ट में ले जाके मिलाया है, पास्ट में मिलाया है यानी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इमेज बन रही है सेम साइज की। तीसरी बात, बेटा जितनी दूर आप मिरर से खड़े रहते हो, आप मिरर में अपने आप को उतनी दूर देखते हो। घर पे देखते होगे, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहते हो, अगर आप मिरर से बहुत दूर खड़े हो जाते हो तो आपको नजर आएगा कि आपकी मिरर इमेज भी बहुत पीछे है, अंदर है मिरर में, बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं? u इक्वल्स टू वी। यस, u इक्वल्स टू वी। u इक्वल्स टू वी मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर is same as image. Object distance from mirror is same as image distance. मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से, जैसे ये प्लेन मिरर है, तो अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर अंदर बनेगी मिरर में। मान लो मेरा हाथ ये वाला मिरर है, ठीक है, इस पेन को मैं यहां देख रहा हूं, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी कितने अंदर बनेगी? 10 सेंटीमीटर अंदर। याद रखना ये बात। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग चाहो तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और कोई पॉइंट रह गया है क्या? हाँ, एक पॉइंट और है बेटा इसमें, एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं उसको। जगह है क्या यहाँ पे? कहीं जगह है क्या? नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं इसको। फिर से एक 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 थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, अभी आने वाला है ये। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है कि भाइयों बहनों, प्लेन मिरर में
प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बेटा लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं इस फिनोमिना को। लेटरली कैसी होती है? इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल बताऊंगा। मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, अभी भी है। तो मैं एक बार एक नोटबुक खरीद के लाया शॉप से। तो मैं मोस्टली वही नोटबुक खरीदता था जिन पे क्रिकेटर बने रहते थे। तो उस नोटबुक में भी क्रिकेटर बने हुए थे, सचिन तेंदुलकर बना हुआ था। बहुत उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर फेमस था। अराउंड 2005 या 3-4 की बात होगी। आपको याद ही होगा 3 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। तो मैं एक नोटबुक खरीद के लाया, उसमें सचिन बना हुआ था। और मजे की बात यह थी कि सचिन उसमें लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा था। अब भाई मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार अपन तो इतना क्रिकेट देखते हैं, ऐसा कौन सा मैच आ गया जिसमें सचिन लेफ्ट हैंड से बैटिंग करके चला गया? मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि सचिन और राइट हैंड बैट्समैन था। तो मैं बहुत टेंशन में, मैं सोच रहा हूँ यार ये क्यों हो रहा है ऐसा। फिर मैंने मेरे पापा को पूछा। मैंने कहा यार ये कौन सा मैच था जिसमें सचिन ने लेफ्ट हैंड बैटिंग की थी? उस टाइम पे स्विच हिट इतने नहीं होते थे, नहीं तो आप बोल दोगे सर स्विच हिट मारा होगा सचिन ने। तब स्विच हिट कोई नहीं मारता था। स्विच हिट पहली बार शायद केविन पीटरसन ने मारा था, इंग्लैंड के प्लेयर ने। तो पापा बोले कि ये मिरर इमेज है, ये एक्चुअल नहीं है। आप टीवी में मिरर को देखिए, आप मिरर में टीवी को देखिए, आप क्रिकेट को मिरर में देखिए, टीवी में मत देखिए। तो आपको सारे राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड नजर आएंगे और सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड नजर आएंगे। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर आप मिरर में खड़े हुए हो तो आपको आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह नजर आता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड की जगह नजर आता है। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने आर लिखा है, आर लिखा, ठीक है। और मैं मिरर में उस आर को देख रहा हूं, मान लो इस साइड मिरर है, तो मिरर में ये आर मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसका एक और बड़ा प्यारा एग्जांपल है एम्बुलेंस। आपने अगर एम्बुलेंस पे देखा होगा तो एम्बुलेंस पे जो लेटर्स लिखे रहते हैं वो मिरर इमेज लिखे रहते हैं। अब सवाल आता है कि लेटर ऐसे क्यों लिखते हैं एम्बुलेंस में? क्योंकि देखिए आप आगे जा रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आप एम्बुलेंस को कांच में देखोगे, तो जब आप कांच में देखोगे तो आपको वो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नजर आएगा। आपको वो एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो बेटा उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए एम्बुलेंस के सामने वाले जो विंडशील्ड रहती है, कांच रहता है, उस पर एम्बुलेंस मिरर इमेज लिखी रहती है, ताकि आप जब एम्बुलेंस को कांच में देखो तो आपको सीधा पढ़ पाओ ओ एम्बुलेंस आ रही है पीछे से, चलो उसको साइड दे देता हूं। सबको लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ में आ गया? यही है बेटा लेटरल इन्वर्जन। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो लेटरल इन्वर्जन का जैसे अगर मान लो और कुछ एक आधा और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लो आपने बी को देखा, तो ये बी जो है ना मिरर में कुछ ऐसा नजर आएगा, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे मान लो आपने एल को देखा तो एल आपको ऐसा नजर आएगा। क्लियर है क्या? चले आगे चले। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को यहां पर? ठीक है भाइयों बहनों, चलिए एक काम कीजिए, आप तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक करके। ये तो ये वाला ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ये वाला भी ले लीजिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भैया टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, वही जिसका आपको इंतजार था सबको, टाइप्स ऑफ इमेज। चलिए तो शुरू से शुरू करते। सर पहले बताओ इमेज क्या होती है? चलिए फिर से बता देते हैं इमेज क्या होती है, कोई बात नहीं। इमेज क्या होती है सुन लेते हैं। इमेज, इमेज क्या होती है बेटा? इमेज वो नहीं होती जो आपको लगता है कि आज हमने क्लास में कोई गलत काम कर दिया तो हमारी इमेज खराब हो गई, ठीक है। हमने जाके किसी को कुछ बोल दिया, उसने हमको भगा दिया तो हमारी इमेज खराब हो गई, वो इमेज नहीं होती है। ठीक है, यहां पर इमेज कुछ और है। यहां पर इमेज क्या है? देखिए क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन हो और रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन होगा अभी, अगला टॉपिक वही है चैप्टर का, रिफ्रैक्शन हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज जहां मीट होती है, मीट्स अप,
उस पॉइंट पर इमेज बनती है, एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड। क्या सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? भैया जब रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिलती है वहां इमेज बनती है, या रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलती है वहां इमेज बनती है। सबको समझ में आया क्या इमेज क्या होती है? तो भैया ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मीट्स एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड। ओके गॉट इट। देखो यहां पीछे देखते हैं अपन। अच्छा ये वाला क्या हुआ है? ये वाला वर्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्टेड रेस को मैंने वर्चुअली मिलाया है, पीछे जाके मिलाया है। इसको देखेंगे अभी अभी क्लियर हो जाएगा आपको पूरा, ठीक है। चलिए अब बेटा यहीं से आता है इन दोनों का नाम। किन दोनों का? कि इमेज होती है दो टाइप की, एक तो होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज बनती है, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बेटा आपको इमेज के बारे में पहली बात, जब भी आपकी आपके आपके टीचर्स या आपके स्कूल में या आपके क्लासेस में जब भी कोई बोलेगा कि भैया इमेज, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इमेज बन रही है, ओ कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या कहीं ना कहीं से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिल रही होंगी वहां इमेज बन रही होगी, या रिफ्रैक्टेड इमेज जहां रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिल रही होंगी वहां पे इमेज बन रही होगी। बस इमेज वही है। चलिए ठीक है। तो दो टाइप की इमेज होती है, एक तो रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। तो देखिए, अरे हाँ 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 आ गया आ गया आ गया, यही तो चाहिए था मुझको, यही तो चाहिए था। देख लीजिए अब आप, ठीक है, देख लीजिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए देखिए क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है बारीक बारीक, और मैं सारे पॉइंट्स कवर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक फोटो लगाया मस्त वाला। देखिए रियल इमेज, अब पढ़िए इसको क्या बोल रही है। रियल इमेज क्या बोल रहा है? रियल इमेज बोल रहा है कि रियल इमेज तब बनती है, रियल इमेज तब बनती है फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। बताया था रियल इमेज बनेगी जब एक्चुअली दोनों मिलेंगे, एक्चुअली मिलेंगे, एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर रियल इमेज बनती है। वर्चुअल के बारे में क्या बोल रहा है? देखो, फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट बट अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। चेक कर लो, यही तो करा था। बिहाइंड द मिरर ऐसा लग रहा है पीछे मिली होंगी, अपीयर टू मीट, एक्चुअल नहीं मिले आगे जाके। भाई एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है? ये है ना, ये एक्चुअल में मिलने वाली है क्या? कहीं नहीं मिलने वाली, उधर जा रही है, इधर जा रही है, दूर जाते जा रहे हैं। तो मिलाने के लिए पीछे गए तो बिहाइंड द मिरर मिलाया, अपीयर टू मीट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों सबको? चलिए अच्छा, इसको स्क्रीन पे लिया जाता है, इसी को तो स्क्रीन पे लिया जाता है, जो आप लोग सुनते हैं ना स्क्रीन पे कॉट किया है। तो भाइयों बहनों रियल इमेज ही स्क्रीन पे मिलती है। रियल इमेज कहां मिलती है? स्क्रीन पे। देखो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, लेकिन इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते क्योंकि ये तो मिरर के अंदर है, क्योंकि ये तो मिरर के अंदर है, इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। समझ में आया क्या सबको? अच्छा याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड यानी उल्टा। भैया रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। अगर ये पेन है, इसकी रियल इमेज बन रही होगी ना कहीं स्क्रीन पे, तो वो उल्टी बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है, अपराइट। इसका क्या मतलब है? इसका तो एक एग्जांपल देता हूं। देखो वर्चुअल यानी कि तुम्हारी सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया। अब सपनों की दुनिया में आप अपने एकदम एकदम कोई सुंदर खूबसूरत हीरोइन को इमेजिन करते होगे, पर असलियत में आपको मिलेगी एकदम टाइम पास ऐसी, समझ रहे हो ना, किसी का नाम नहीं लेंगे अपन। हाँ, तो भाइयों बहनों आप लोग अपनी इमेजिनेशन में तो सुंदरता ही इमेजिन करते हो ना, इरेक्ट सीधी। वर्चुअल जो आपकी दुनिया है उसमें तो सब सुंदर ही है, सब एकदम मस्त है, जबरदस्त है, लेकिन रियलिटी उसकी उल्टी होती है, इन्वर्टेड। सबको समझ में आया क्या ये बात? सबको समझ में आया? आप देख भी सकते हो, यहां पर देख सकते हो। देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है, और इसकी इमेज जो है देखो उल्टी बन रही है इस टाइप से ऐसे। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा हुआ है और देखो इमेज भी ऐसी बनेगी। समझ में आएगा सबको? अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इट इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ये अपन देखेंगे जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे और स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी आपको क्या क्या याद रखना है? रियल इमेज जो होती है
वो रियल इंटरसेक्शन से बनती है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में कहीं मिलनी चाहिए, अभी मिलेंगी थोड़ी देर बाद, स्क्रीन पे ली जा सकती है, उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा ये दोनों भाई बहन है, कौन कौन, रियल और इन्वर्टेड, याद कर लो उसको, आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड, इसको याद कर लो। और वर्चुअल और इरेक्ट, इसको याद कर लो, ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे भैया आपने सोचा था उससे उल्टा हो गया, रियल और इन्वर्टेड। आपकी ख्वाबों की दुनिया में तो सब सही सही था, वो अच्छा अच्छा था, तो वर्चुअल और इरेक्ट। समझ में आ गया सबको? ठीक है। इट कैन भी आपने वापस लिख दिया वही, ऑलवेज इन्वर्टेड, रेज एक्चुअली मीट, सब हो गया, ये सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, फॉर्म बाय कॉनकेव, ठीक है, सेम ही चीज है, वो नीचे दोबारा रिपीट हो गया, पता नहीं क्यों। तो यहां पर आपको इमेज के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और, एक मेरा डायग्राम बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए वो डायग्राम कैसा दिखेगा आपको अगर आप बनाने जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये मैंने मिरर रख दिया यहाँ पे, हाँ बच्चों, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं रियल इमेज का, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, अब मैं आपको प्लेन मिरर से ही रियल इमेज बना के दिखाता हूं। थोड़ी देर पहले सर आपने बोला था कि प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, कहां बोला था? देखो यहां बोला था बेटा, ये उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो उसके सामने रखा हुआ है। अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लाऊं, याद है कल अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूं तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट में याद कीजिए लाइट रेज कन्वर्जिंग आ रही होती थी, लाइक दिस। बात सही है क्या? तो मान लीजिए ऐसे करके लाइट रेज आ रही है कहीं से, किसी ऑब्जेक्ट से, कोई दूर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पता नहीं कहां है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, दूर से ऐसे लाइट रेज आ रही है। तो बेटा जब लाइट रेज पे आके टकराएगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इससे आगे टकराएगी तो यहां से भी रिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी बन गई रियल इमेज। आप चेक कर लो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। ये एक इंसिडेंट रे आई, ये एक रिफ्लेक्टेड रे गई, देखना 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 देखना, ये एक इंसिडेंट रे आई, ये एक रिफ्लेक्टेड रे गई, ये एक इंसिडेंट रे आई, ये एक रिफ्लेक्टेड रे गई। क्या ये दोनों एक्चुअल में मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज? हाँ सर मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रही है। तो ये कौन सी इमेज हो गई? रियल इमेज, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यस और नो बोलो, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाउ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी। समझ में आ गया? तो ये हो गया रियल इमेज का एक एग्जांपल जिसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रही है पीछे जाके, यहां जाके। सही है क्या? अच्छा, वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बोल रहा है सर आपका? वर्चुअल इमेज के बारे में क्या बोल रहा है? वर्चुअल इमेज तो अभी बना क्या है, मान लीजिए ये आपका मिरर है ना, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी ऐसे, ठीक है, और एक मान लो ऐसे जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है। आप मुझे बताइए क्या दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस? कल ही पढ़ाया था पिछले वीडियो में, कल ही बोलता हूं बार क्योंकि कल शूट किया था, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया पार्ट 1 में। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस ऐसे जा रहा है, टकरा के रे ऐसे जाएगी। यहां पर देखो इंसिडेंट रे ऐसे गई, टकरा के ऐसे जाएगी। अब मुझे बताइए एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे, कैसे? ऐसे ये जा रही, एक रिफ्लेक्टेड रे जा रही है ऐसे। क्या ये कभी भविष्य में मिलेंगे? आप ही बताओगे, आप ही बताएंगे, कमेंट करके बताना। नहीं मिलेंगे, तो इनको मिलाने के लिए क्या करेंगे? इनके फ्यूचर, इनके पास्ट में जाएंगे। जो भविष्य में नहीं मिलना चाहता वो पास्ट में मिला होगा। तो इस रे को खींचो पीछे, खींचो 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 खींचो, ये देखो कहां मिले, ये यहां मिले। ये कैसी इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। सो वर्चुअल, इसको ले लो ओ ऑब्जेक्ट, इसको ले लो आई इमेज, इसको ले लो ओ ऑब्जेक्ट, इसको ले लो आई इमेज। वर्चुअल इमेज बाय मिरर। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। और ये बेटा क्या है? रियल इमेज बाय
प्लेन मिरर। तो दोनों केस अपन ने देख लिए, प्लेन मिरर से ही देख लिए। स्फेरिकल मिरर में तो आपको आसानी से वर्चुअल इमेज भी मिल जाएगी और रियल इमेज भी मिल जाएगी। प्लेन मिरर में मैंने दोनों केस आपको दिखा दिए, तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाक से। हाँ बेटा, कर लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सवाल जरूर आता है और आपका ये टॉपिक इसी साल काम नहीं आएगा, ये टॉपिक 12th में भी काम आता है। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स। बेटा ये इस वीडियो का पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर्स। पार्ट 3 लाइट क्लास 10 फिजिक्स अपन लोग लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में सारी बातें कवर होंगी, डिटेल में पूरा होगा। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। चलिए क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स, यानी अगर दो प्लेन मिरर्स आजू बाजू रख दिए जाए चिपका के पैरेलली ऐसे इंक्लाइंड, तो क्या होता है, क्या क्या होता है चेक करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केसेस है, मैं आपको डायरेक्टली केसेस बताता हूं। पहला केस ऐसा है कि मान लो मैंने दो मिरर पैरेलली रख दिए, लाइक दिस, दो प्लेन मिरर ऐसे पैरेलली रख दिए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया आपने O। तो मालूम है इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है? डायरेक्टली याद रख लो, इंफिनिटी। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन 12th क्लास में होता है, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आइडिया होना चाहिए। कितनी? अगर आपने पैरेलल मिरर्स रख दिए तो कितनी इमेज बनती है? इंफिनिटी। आप लोगों ने देखा होगा, आप कई बार बार शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा सामने भी मिरर लगा है, पीछे भी मिरर लगा है। तो अगर आप उसमें देखते हो तो आपको सब वेल ऑफ मिरर्स दिखाई देता है, ऐसे अंदर 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 बहुत सारे आप खुद को देख पाते हैं, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। चलिए दूसरे केस में क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने इंक्लाइंड रख दिया मिरर्स को, इंक्लाइंड रख दिया यानी कुछ एंगल पर रख दिया, से ऐसा कुछ रख दिया, से ऐसा कुछ रख दिया, ले ऐसा, ये ऐसा रख दिया, ये थीटा है मान लो। ठीक है, ये क्या है? थीटा है। अच्छा अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? अब बेटा देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे 360 अपॉन थीटा इक्वल्स टू n, 360 अपॉन थीटा इक्वल्स टू n। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो n है ये एक आपको नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मिरर है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, तो आप क्या कर देना, सीधा 360 अपॉन थीटा कर देने का। ठीक है, तो आपको n मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए, हाँ बेटा, तो अगर ये इवन आता है, n अगर क्या आता है बेटा? इवन आता है, इवन आता है, तो भाइयों बहनों आपकी नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो होंगी n-1। अगर ये नंबर जो आया, ये n जो आया, ये इवन आया, तो नंबर ऑफ इमेज होंगी n-1, याद रखना। अच्छा अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में बेटा अगर ये n जो आया वो ऑड आया, अब क्या होगा? अब ऑड में दो केस है, दो कैसे केस है? पहला केस है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है मतलब क्या है सर? सिमेट्रिकल रखा हुआ है मतलब ये है कि जैसे ही मान लो ये आपका मिरर्स है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बाइसेक्टर पे, इस पर रखा हुआ है बाइसेक्टर पे, तो भाइयों बहनों तो आपका जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो होंगी n-1। और अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक रखा हुआ है, या नॉन सिमेट्रिक लिख दीजिए, नॉन सिमेट्रिक रखा हुआ है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगी n। तो आपकी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी? n हो जाएंगी। इसमें क्या हो जाएंगी? n-1 हो जाएंगी। अच्छा अब एक और केस है सर अगर मान लो डेसिमल में आंसर आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो चौथा केस, अगर 360 अपॉन थीटा क्या आ जाए? फ्रैक्शन में आ जाए, काय में आ जाए बेटा? फ्रैक्शन में आ जाए। तो अगर 360 अपॉन थीटा फ्रैक्शन में आ गया, तो जैसे मान लो आपका आंसर आ रहा है 5.15, तो आपकी
नंबर ऑफ इमेज आपको ये वाला पार्ट लेना है, इंटीजर वाला, यानी 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब एक एक करके मैं सारे एग्जांपल्स ले लेता हूं इसके। एक एक करके मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स है, मैं दोनों तीनों एग्जांपल्स ले लेता हूं, ठीक है? तो पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1। अपने नोट्स में सारे एग्जांपल्स हैं, आपको वो भी दिख जाएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने ले लिया थीटा 90 डिग्री। थीटा क्या ले लिया बेटा? 90 डिग्री ले लिया। चलिए आप सॉल्व करके दिखाइए। 360 अपॉन 90 क्या होता है? 4 होता है। 4 यानी क्या आ रहा है? ये इवन आ रहा है। तो बेटा इवन के लिए क्या आंसर था बोलिए, चेक कर लीजिए। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी? n-1। यानी इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, आप लोग आंसर चिल्ला के देंगे, क्या हो जाएंगी? 4 - 1 दैट इज 3। क्या कोई दिक्कत है? पहला एग्जांपल क्लियर है? तो देखिए पहला इवन वाला केस कर लिया। अब दूसरे पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, अब मान लीजिए अगर मेरे को थीटा की वैल्यू मिली हुई है, से थीटा मुझे दे दिया सर, से सर थीटा दे दिया मेरे को, फॉर एग्जांपल 72 दे दिया, ठीक है? तो 72 दे दिया, तो मैं करने जा रहा हूं अब फिर से वही, मैं क्या निकालूंगा? n क्या है? 360 अपॉन थीटा दैट इज 360 अपॉन 72 दैट इज 5 आ रहा है सर। ये तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब ऑड आ रहा है। और मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है सिमेट्रिक का केस। काय का केस गिवन है? सिमेट्रिक का। बेटा सिमेट्रिक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, वो एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है, यानी ये दोनों एंगल सेम है और यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? नॉन सिमेट्रिक का, कि मान लो ये आपका मिरर है ऐसे, तो ये थीटा है आपका, ये थीटा है, ठीक है? अलग पेन से दिखाते हैं, है ना? ये आपका एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है और आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट यहीं रखा हुआ था, यानी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पर रखा हुआ था, तो ये सिमेट्रिकल का केस बन गया। ऑड में सिमेट्रिकल, ये ऑड में नॉन सिमेट्रिकल। हाँ तो मुझे बताइए, यहाँ पे आपको सिमेट्रिक दिया हुआ है, ऑड है और सिमेट्रिक है, ऑड है और सिमेट्रिक है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या आती है? n-1। n-1 यानी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज? बोलो नंबर 5 - 1 दैट इज 4। क्या कोई दिक्कत है किसी को? सही है आंसर, ठीक है। अच्छा अब मुझे दे दिया, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मुझे दे दिया थीटा, दे दिया मुझे 80। अब थीटा दे दिया मुझे 80, एन होता है सर 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन 80, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। अच्छा एक मिनट, इसमें अच्छा डेसिमल वाला है, ठीक है डेसिमल वाला ले लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 4.5। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? इंटीजर वाला पार्ट लेना है, 4 हो जाएंगी। क्या सबको समझ में आ गया? एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। देखिए नंबर, ये नंबर ऑफ इमेजेस वाला केस थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो पहली बार आया आपकी जिंदगी में। अगर पैरेलल मिरर्स रखे हुए हैं तो n इनफाइनाइट, वेरी गुड। अगर 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 इंक्लाइंड रखे हुए हैं तो 360 अपॉन थीटा करके एक n वैल्यू निकालनी है, n। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज n-1 है। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है, सिमेट्रिकल का मतलब बता दिया एंगल बाइसेक्टर पे। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा है ऑब्जेक्ट, और आपकी जो n की वैल्यू आ रही है वो ऑड आ रही है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगी? n-1। और अगर नॉन सिमेट्रिक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, नॉन सिमेट्रिक यानी एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू n ही आ जाएंगी। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा इसके साथ अपना ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग लेके आएंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है? तो आप लोग दोनों पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लो। और अब आपका स्फेरिकल मिरर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शुरू होने वाला है। पार्ट 3 आपको जल्दी ही मिलेगा, 1 या 2 दिन के अंदर मोस्टली मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें, अपने मार्क्स को स्कोर करते रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।